बेटा ये हमारा अगला लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 वेक्टर से रिलेटेड और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ज़रा उनको एक नज़र देख लीजिए। पहला एमसीक्यू है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर इज़ इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के। बेटा आपको एक वेक्टर दिया जा रहा है आर के नाम से 2i प्लस जे माइनस के और आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। सही है, आपको एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो याद रखिएगा बेटा यूनिट वेक्टर को यूजुअली एन कैप से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो आपने लिखा यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर यानी आर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। यानी अगर आपको किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना हो जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा यूनिट वेक्टर बराबर होगा गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। अब बेटा मुझे बताओ गिवन वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको सवाल में, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के। तो आपने ऊपर आई आर की जगह आर की वैल्यू 2i प्लस जे माइनस के पुट करवा दी और डिनोमिनेटर में उस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकाला। बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वही बहुत आसान तरीका है। स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के साथ -1 है तो उसका स्क्वायर। तो आप ये 2i प्लस जे माइनस के वैसे ही छोड़ दिया और अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है 6। तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर आर। यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वेक्टर को डिवाइड करवा देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर हो गई बात। बेटा अगला एमसीक्यू है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स, याद रखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो ए क्रॉस बी होता है ना, ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी आपको निकालना हो तो वो ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई बात। अगला एमसीक्यू भी फॉर्मूला बेस्ड है। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बी एंड सी इज। बेटा ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है किसी भी टेट्राहेड्रन की। कोई भी आपको टेट्राहेड्रन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/6 वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी। अच्छा बीच में कॉमास भी लगा सकते हैं और गैप भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीच में कॉमास लगे हुए हैं। दूसरी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा बेटा कि ए डॉट बी क्रॉस सी जब भी आपको मालूम करना हो तो उसका ऑल्टरनेट ये भी होता है कि पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लें फिर तीसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट ले लें। तो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तो उसका मतलब पहले हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं और जो जवाब आए उसके साथ डॉट सी ले सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अगला है इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब आपको पता है बेटा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा के होता है ना। क्या होता है, ये फॉर्मूला नीचे को नीचे लिखा हुआ है। ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। अब अगर दो वेक्टर्स बेटे आपस में पैरेलल हैं तो उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब एंगल बनेगा 0। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जवाब सिर्फ क्या बच जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी ए डॉट बी अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ बराबर होगा इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के, कॉस हट जाएगा इसमें से। क्लियर। अगला एमसीक्यू है इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ़ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, यानी ए बी और सी अगर 3 वेक्टर बेटा कोप्लेनर हों तो जो उनका वॉल्यूम होता है ना वो हमेशा 0 होता है। यानी याद रखिएगा कि 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हों तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है यानी जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट होता है, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ना ए बी सी, ये वॉल्यूम को शो करती है। तो जो पैरेललोग्राम का जो वॉल्यूम होता है उसे शो करती है। तो पैरेललोग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी पैरेलल पाइपेट या पैरेललोग्राम का एक ही बात है। पैरेललोग्राम असल में 2 डायमेंशन में कहते हैं, पैरेलल पाइपेट 3 डायमेंशनल में कहते हैं। तो ये जो ए बी सी लिखा हुआ है इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या पैरेलल पाइपेट भी कहा जाता है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो 0 हो जाएगा अगर 3 वेक्टर्स क्या हुए, कोप्लेनर हुए, मतलब एक ही प्लेन पर लाई कर रहे होंगे। तो फिर कह रहा है अगले सवाल में कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। बेटा एक वेक्टर आपको दिया जा रहा है आई प्लस जे माइनस के, इस वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब देखो क्या करना, पहले जो गिवन वेक्टर दिया है उसको आप ए का नाम दे दीजिए और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वही आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बेटा मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई √3। अब हमने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइन बेटा कहलाते हैं कॉस अल्फा एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा होता है वाई अपॉन बी, वाई अपॉन ए, और कॉस गैमा होता है जेड अपॉन ए। अब कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन, बेटा एक्स अपॉन देखो मैग्नीट्यूड ए की जगह तो √3 यहाँ भी आया,
मैग्नीट्यूड ए की जगह जो हमने निकाला था ए का मैग्नीट्यूड √3 नीचे भी आया, मैग्नीट्यूड ए की जगह √3 आया। कॉस अल्फा पहला डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे x अपॉन, दूसरा y अपॉन, तीसरा z अपॉन। अब मुझे बताएं x का मतलब i के साथ जो कोफिशिएंट है, तो i के साथ कोफिशिएंट 1 है तो ये बन गया 1 अपॉन। बेटा y अपॉन का मतलब j के साथ जो कोफिशिएंट है वो बन गया 1 अपॉन √3, और z का मतलब k के साथ जो कोफिशिएंट है यानी -1 तो बन गया माइनस का 1 अपॉन √3। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। बेटा याद रखना, जब भी कभी दो वेक्टर्स आपको दिए जाए ना ए एंड बी, तो ए एंड बी का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक ऐसा वेक्टर होता है बेटे जो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, यानी जो उन दो वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी कभी आप कोई दो वेक्टर्स गिवन हों ए और बी, और आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए और बी पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गई बात? अगला देखो एमसीक्यू बहुत आसान है। ये आपसे कह रहा है एक वेक्टर ए है P1 से लेके P2 तक। कह रहा है P1 जो है वो 0 0 1 है और P2 जो है वो -3 1 2 है। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ क्या है। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मालूम करने से पहले हमें P1 P2 निकालना पड़ेगा। अब P1 P2 याद रखना कैसे निकालते हैं, तो P1 P2 का मतलब होता है बाद वाले में से पहला वाला माइनस करो। जब भी कभी P1 P2 देना तो इसका मतलब P2 माइनस P1, या अगर कभी इसके नाम A और B दे दे तो इसका मतलब लिखना B माइनस A। तो A और B बोले तो B माइनस A, P1 P2 बोले तो P2 माइनस P1। अब P2 की जगह P2 की वैल्यू पुट करवा दी -3 1 2, और P1 की जगह बेटा P1 की वैल्यू आ गई 0 0 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो -3 में से माइनस हुआ 0, -3 आ गया। 1 में से माइनस हुआ 0 तो 1 ही आ गया। 2 में से बेटा 1 माइनस हो तो 1 आ गया। अब P1 P2 वेक्टर आने के बाद इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j की वैल्यू का स्क्वायर, k की वैल्यू का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करवा के आंसर क्या मिला, √11। क्लियर हो गई बात? अगला एमसीक्यू है बेटा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ p, अगर p कोई वेक्टर है 4i + 6k और q वेक्टर है 6i - 4j, तो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ p - q मालूम करवाओ। तो बेटा p - q का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाने के लिए पहले आपको p में से q को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हमने p में से जब q को माइनस किया तो आंसर आया -2i + 4j + 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लिया तो जवाब आ गया 2√2√14। अब ये कह रहा है अगले एमसीक्यू में a क्रॉस b इज़ अ यूनिट वेक्टर एंड a मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ये बराबर दोनों √2 के हैं। तो कह रहा है देन एंगल बिटवीन a एंड b। बेटे आपको दो वेक्टर्स a क्रॉस b, a और b दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b ये दोनों √2 के बराबर है। कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम करो। जब भी बेटे क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए ना तो हमेशा साइन यूज़ करते हैं, डॉट होता तो कॉस यूज़ करते हैं। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, साइन थीटा के फॉर्मूले से। साइन थीटा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बेटा मैंने 1 लिखा है। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि a क्रॉस b कह रहा है कि कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो बेटा यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस पूरी वैल्यू की जगह तो ऊपर आ गया 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है √2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी दिया हुआ है √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 हो गया। तो साइन थीटा बराबर 1/2। एंगल निकालने के लिए साइन इन्वर्स किया तो साइन इन्वर्स 1/2 से आंसर डिग्री में आएगा 30 डिग्री, और अगर रेडियंस में लिखेंगे बेटे तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवाते हैं तो एंगल बनता है π/6। अगला क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है कि इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालो। तो बेटा किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वही i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया √14। क्लियर हो गई बात? अगला है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2 इज। बेटा जब भी आपको किसी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर निकाल, किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो उस पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस गिवन वेक्टर में से ना ओरिजिन को माइनस करवा देते हैं। और आपको पता ही है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 0 होते हैं। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे इस वेक्टर का, इस पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए तो गिवन वेक्टर जो भी हो उसमें से माइनस करा दो ओरिजिन को। बेटा इसमें से ओरिजिन को माइनस कराओगे तो यही वेक्टर वापस आ जाएगा। अब मुझे बताएं इस वेक्टर में 1 मतलब i के साथ 1 आ गया, बीच वाली वैल्यू 0 इसका मतलब j नहीं होगा, और k 2 के साथ k आ गया, क्योंकि जो आखिरी पोजीशन होती है वो k वाली पोजीशन को शो करता है। तो ये सिंपल आपने पोजीशन वेक्टर मालूम कर लिया।
ये कह रहे हैं के क्रॉस जे बराबर किसके होगा। तो बेटा एक ये आपने फिजिक्स के अंदर ही पढ़ा होगा, एक सर्किल बनाते हैं और इस सर्किल में आई जे और के लिख देते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन ना एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है अगर मैं जे क्रॉस के लूँगा तो जवाब आई आ जाएगा, अगर मैं आई क्रॉस जे लूँगा तो जवाब के आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो जवाब जो भी आएगा ना वो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आई क्रॉस के लेता हूँ तो जवाब माइनस जे हो जाएगा, अगर मैं के क्रॉस जे लेता हूँ तो जवाब माइनस आई हो जाएगा। मतलब जब भी इन किसी भी दो का क्रॉस लोगे तो तीसरा आएगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वो माइनस में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वो प्लस में आ जाएगा। अब के क्रॉस जे की पोजीशन देख लो, वो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जब क्लॉकवाइज चला तो के क्रॉस जे से आंसर क्या आ गया, माइनस आई। अगर जे क्रॉस के बोलता बेटा तो आंसर सिर्फ आई आ जाता। क्लियर है। अगला एमसीक्यू है बेटे, याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपसे बोला जाए ना कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के और एंगल बताओ क्या है, तो एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है। बेटा एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा कब, अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाए। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के, तो उसके लिए एंगल हमेशा कितना, याद निकालना नहीं है आपको, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट एंगल लिखना है 45 डिग्री। और 45 डिग्री का मतलब रेडियंस में क्या होता है, π/4। अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैसे रिजल्ट है बेटे, इस रिजल्ट को खाली याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। क्लियर हो गई बात। अब कह रहा है द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स 2। ये बस सारी आपको प्रॉपर्टी याद करनी है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी दो वेक्टर का ए क्रॉस बी लेते हैं तो आपको दो वेक्टर्स मिलते हैं हमेशा। एक वेक्टर या तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक वेक्टर या तो उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो दोनों इन दोनों गिवन वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो याद रखना, जब भी कभी दो वेक्टर्स ए क्रॉस बी का, एक का ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, सही है, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो हमेशा एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, यानी दो वेक्टर्स हमेशा जवाब में मिलते हैं। जब भी बोले कि नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वेक्टर्स, तो एक वक्त में दो होंगे जो ए और बी दोनों पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा।